इस दुनिया के अंदर दो ही प्रॉब्लम है जिसके वजह से डिसीजेस होते हैं। पहला प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन का, दूसरा प्रॉब्लम है ओवर न्यूट्रिशन। Guys, meet Pratham Bhosle. वैसे तो he is a gold medalist in Bachelors of Instrumentation and Biomedical Technology और मास्टर्स के दौरान इन्होंने IIT खड़गपुर से ड्रॉप आउट किया। लेकिन what caught my eye is the way he simplifies complex information across health, technology and ancient science ताकि हर इंसान को समझ में आए। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों का लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं थ्रू फास्टिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए कि फास्टिंग करने के क्या फायदे हैं और फास्टिंग का क्या सही तरीका है। So how long do you think can you reverse the damage that you have caused to the body? फास्टिंग से हार्ट डिसीज रिवर्स होता है, डायबिटीज रिमिशन होता है। And this takes about how much time roughly? दिस विल टेक अबाउट 3 months। जब आप फास्टिंग करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट फैट जो आपके बॉडी का बर्न होता है वो होता है विसरल फैट। विसरल फैट बॉडी के अंदर टिकिंग बॉम्ब जैसा है। 6 meals a day कि छोटे छोटे मील्स खाओ, तो ये तो कम्प्लीटली अगेंस्ट है फास्टिंग के कॉन्सेप्ट में। 10,000 साल पहले हम किस तरीके से जी रहे थे, हमारा पूरा एक दिन का गोल ही यही था कि मुझे आज खाना मिल जाए, और जैसे ही शाम हो जाती थी पूरा अंधेरा हो जाता था, उसके बाद हम खाना ढूंढ नहीं पाते थे। 6 meal a day के वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही है। What is this whole OMAD, 1 meal a day? मैं 1 meal a day को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आपको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट के अंदर डालने पड़ेंगे, जैसे कि B12 जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर इसकी कमी होती है तो हार्ट अटैक का रिस्क, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क डायरेक्टली बढ़ता है। So I want to talk about somebody who's actually obese. उनको तो सारा वक्त भूख लगती है। ओबेसिटी एक डिसीज है, लेकिन बहुत से लोग इसको एक शॉर्ट टर्म ऑल्टरनेटिव की तरह भी यूज करते हैं। वैसे तो रोज खाते हैं, लेकिन सडनली लगता है कि अरे आज थोड़ा ब्लोटिंग हो गई है, तो आज मैं डिनर स्किप कर देता हूँ या लंच स्किप कर देता हूँ, और भूख लग रही है लेकिन ऑड आवर्स पे फास्टिंग हो रही है, रैंडमली करते हैं। इज दैट एडवाइजेबल? अगर आपने रैंडम फास्टिंग करना चालू किया तो बॉडी के अंदर सर्वाइवल के सिग्नल ज़्यादा जाते हैं, स्टारवेशन के सिग्नल ज़्यादा जाते हैं। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ जो इंडियंस के साथ हो रही है। Thin people also can be carrying a lot of mess inside their bodies. How to clean that up? Visceral fat, for example. सो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ऑटोफेजी, कि जो प्रोटीन होता है आपके शरीर के अंदर 3 महीने के अंदर पूरा रिप्लेस हो जाता है। और ऑटोफेजी को ट्रिगर करने के लिए Hi. How are you? I hope you found the place easily. यस सुबह से पॉडकास्ट आप शूट करें। Hi, Pratham. हाय। First of all, I want to congratulate you on the brilliant Instagram platform that you've built and the kind of content that you're posting there. Thank you so आपको much. देखकर लगता नहीं आप इतने यंग हो, क्योंकि आपके अंदर इतना सारा जो नॉलेज है, बहुत अच्छे से जो आप सबको एक्सप्लेन भी करते हो, मतलब मज़ा आ जाता है देखकर। Thank एंड you so आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर आई थिंक अबाउट 4-5 months and I've been wanting to call you on the podcast for that long. So thank you so much for coming. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आज हम लोग बात करेंगे फास्टिंग के बारे में, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच आई थिंक आज की डेट में हमें लगता है कि बड़ा नया कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना आई थिंक, लेकिन थोड़ा सा फैडिश लगता है आजकल कि हाँ मैं फास्ट कर रहा हूँ, यू नो इट्स वेरी कूल, आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12 बजे तक खाना नहीं खा रहा हूँ, एंड इट्स काइंड ऑफ कूल। बट आई वांट टू आस्क यू कि फास्टिंग एक्चुअली होती क्या है, और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और अलग अलग तरह के जो हम फास्ट करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ओके, सो फास्टिंग इज़ एक्चुअली कटिंग एज साइंस। हाँ। और आगे की जो हमारी सेंचुरी है इसके अंदर मैक्सिमम लोग फास्टिंग सीखने के लिए लाइन लगाने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्जिटिविटी हैक यू कैन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स इज़ व्हाट इज़ फास्टिंग। सो फास्टिंग को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं फास्टिंग मतलब उपवास। उपवास का मतलब होता है उप मतलब कि उपग्रह, ओके, सैटेलाइट, मून हमारा सैटेलाइट है। और दूसरा जो होता है वो होता है वास मतलब स्टे, यू स्टे एट समवेयर एल्स, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल अभी की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? केओटिक दुनिया है। आप खुद के लिए टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद को अकेले देख नहीं पा रहे हो, बट दैट इज़ योर सुपर पावर, यू आर मिसिंग दैट सुपर पावर। Fasting actually gives you that superpower, Okay. because you will not eat, you will starve your body in the pool of ketones, and ketones are anti-inflammatory fluid. आप जब फास्टिंग करते हो आपके शरीर की बायोलॉजी चेंज होती है। बायोकेमिस्ट्री की हम जब किताब पढ़ते हैं उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है खाना खाने के बाद क्या होता है, दूसरा होता है खाना ना खाने के बाद क्या होता है।
सारे दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, बट एक चीज़ कॉमन है ज्यूइश में, हिंदूज़ में, मुस्लिम्स में और बाकी के पूरे धर्म में भी, दे डू फास्टिंग। सो फास्टिंग हम बहुत पौराणिक टाइम से कर रहे हैं। हमारा एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग 2 लाख सालों से है। अर्थ जो है इस दुनिया के अंदर वो 4.5 बिलियन सालों से है। तो इतने लंबे समय से, पिछले 2 लाख साल से ह्यूमन बीइंग है, उसके पहले ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे इवोल्यूशन चल रहा था। उसके अंदर एक अगर कॉमन चीज़ कोई है तो वो फास्टिंग है। You mean all kinds of living beings? All kind of living being, either they are eating or they are not eating, you are doing fasting every single day and you don't realize that you are doing fasting. बट टेल मी, ये जो कॉन्सेप्ट होता है 6 meals a day कि छोटे छोटे मील्स खाओ ताकि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो, बॉडी को आराम मिले, तो ये तो कम्प्लीटली अगेंस्ट है फास्टिंग के कॉन्सेप्ट में. व्हाट इज So दिस actually हमें देखना पड़ेगा 10,000 साल पहले हम किस तरीके से जी रहे थे। हम गुफा में थे और हमारा पूरा एक दिन का गोल ही यही था कि मुझे आज खाना मिल जाए। ओके। और जैसे ही शाम हो जाती थी, पूरा अंधेरा हो जाता था, उसके बाद हम खाना ढूंढ नहीं पाते थे, राइट। तो हमारा गोल सुबह से लेके शाम तक ये होता था कि हमें खाना ढूंढना है। ओके। और उसी खाना ढूंढने के लिए हमने अलग अलग टूल्स बनाए, अलग अलग टेक्निक्स बनाई। तो हमें खाना रेडीली अवेलेबल नहीं था फ्रीज़ में। अभी खाना जोमेटो पे मिलता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है, बट उस समय खाना अवेलेबल नहीं था। राइट? तो हम लोग सोचते थे कि मुझे खाना कैसे मिले, और एक बार खाना मिलने के बाद भरोसा नहीं है कि अगले एक वीक में खाना फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो खाना है वो तो 2 दिन में सड़ जाता है। अभी तो रेफ्रिजरेटर है हमारे पास। तो हम लोग 6 मील अ डे हमने कभी लिया ही नहीं है लाइफ में, और ये 6 मील अ डे के वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि जब आप 6 मील अ डे ले रहे हो और देख रहे हो मेन्यू में क्या क्या है, तो मेन्यू में एक भी ऐसा आइटम नहीं है जो 300-400 कैलोरी के कम है। आप एक रोटी खाते हो 100 कैलोरी के आसपास हो जाता है। आप एक समोसा खाते हो 218 कैलोरीज होती है। आप एक जलेबी खाते हो 200 कैलोरीज हो जाती है। एक इंसान जो 70 किलो का है, ऑलमोस्ट उसको 1800 से 2000 कैलोरी एक दिन में लेनी चाहिए, बट ये हमेशा हम लोग एक्सीड करते हैं। तो 6 मील अ डे कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट नहीं है। अगर आप एथलीट हो, अगर आप भाग रहे हो 10-10 किलोमीटर एक दिन में, तब आप ज़्यादा खाना खाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर एक नॉर्मल इंसान ऑफिस जा रहा है या फिर घर पे बैठा है या वो रिटायर है, तो उसके लिए 6 मील अ डे की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक मील बनाने के लिए, लेटस से अगर आप खाना बना रहे हो तो आपको 1 घंटा लगेगा, उसको खाने के लिए 15 मिनट लगेंगे। लेटस से आप खाना ऑर्डर कर रहे हो, उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे और साथ ही साथ उसको खाओगे तो 30 मिनट लगेंगे। तो 6 × 3 कितना होता है? 180 मिनट तो आप उसके अंदर ही वेस्ट कर देते हो, है ना। तो एक्चुअली फास्टिंग करने से आपका टाइम भी बचता है, इसीलिए दुनिया के सारे संत महात्मा भी फास्टिंग करते हैं। और एक तरफ दुनिया के जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स है जैसे कि साइंटिस्ट, और मोस्ट रिच पर्सन्स है जैसे कि बिलियनियर्स, वो भी फास्टिंग करते हैं। मुझे मौका मिला बहुत सारे बिलियनियर्स को मिलने का, और मैंने उनसे सुना है और मैंने उनको बताया भी है कि फ़ास्टिंग के कितने बेनिफिट्स होते हैं, और वो लोग फास्टिंग करते हैं। मतलब कि 2 तरीके के लोग हैं एक्चुअली दुनिया में जो फास्टिंग करते हैं। वो एक लोग अनइंटेंशनली फास्टिंग करते हैं, एक लोग इंटेंशनली फास्टिंग करते हैं। तो अनइंटेंशनली फास्टिंग करने वाले जो लोग हैं वो साइंटिस्ट हैं। वो कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं किया है, और उसके चक्कर में वो खाना भूल जाते हैं। तो 6-6 दिन तक वो खाना नहीं खाते। तो अब आप सोचो, 1-2 दिन तक तो आपके शरीर में जो खाना है उसके ऊपर आपका शरीर चलेगा, उसके बाद जो फैट है उसके ऊपर चलेगा। तो फैट से एनर्जी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो इस वजह से उनकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो भी बढ़ जाती है, और जो मेंटल क्लैरिटी है वो भी उनको मिलना चालू हो जाती है। साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि मैं तो 6 घंटे भी बिना खाए नहीं रह सकती हूँ. तो ओके, 6 meals a day is a bit much. What about 2-3 meals a day? 2 meals a day and 3 meals a day is really good And idea. what is this whole OMAD, 1 meal a day? Is 1 that meal a day, एक्चुअली मैं 1 meal a day को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट के अंदर डालने पड़ेंगे। जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स के पूरे न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि फोलिक एसिड होता है, मिथाइल फोलेट उसका एक्टिव फॉर्म होता है, वो आएगा तभी फोलिक एसिड जब आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाओगे। उसके बाद B12 जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसके वजह से अगर इसकी कमी होती है तो हार्ट अटैक का रिस्क, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क डायरेक्टली बढ़ता है। इंडिया के लोग की थकान की जो कारण है वो B12 है। तो ये B12 बहुत कम फूड में होता है, मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट में होता है, जो कि आधा इंडिया ले नहीं सकता है।
पंजाब साइड वाले लोग ही ले सकते हैं, उसको पचा सकते हैं। उसके अंदर लैक्टोज होता है और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लैक्टेज बहुत सारे लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बारी आती है आपके अंडे। अंडे के अंदर अगर 5 अंडे खाते हो तो भैया आपको B12 मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है फ़िश और तीसरी चीज़ आती है क्रैब। एक क्रैब खाया तो आपको 6 दिन का B12 मिलेगा। B12 के ऊपर बॉडी चलती है। आपके शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो पानी है और सेकेंड मोस्ट चीज़ जो है कार्बन है। 700 पेंसिल जितना कार्बन आपके शरीर के अंदर है और ये कार्बन का हर एक एटम B12 ने ही आपके शरीर में फिट किया है। ओके तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है आपका प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक और फैट इंटेक। 30-40 ग्राम फैट्स लेना चाहिए एक दिन के अंदर। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7 सब होना चाहिए उसमें। उसके बाद सैचुरेटेड फैट भी होना चाहिए। और उसके बाद बारी आती है आपका प्रोटीन इंटेक की। 35% के आसपास आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, जो कि अंडों से आता है, अगेन चिकन मटन से आता है। वेजिटेरियन अगर लोग हैं तो एडिमामे से आता है, पनीर से आता है, टोफू से आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक मील में डालोगे तो एक मील इतना बड़ा दिखेगा और उसको कोई खा नहीं पाएगा। स्टमक के फूलने की साइज़ एक लिमिटेड होती है। जी। तो ये बताइए कि जैसे आपने अभी बोला कि 70 किलो अगर वज़न है तो 1800 से 2000 तक कैलोरीज़ आपको पर डे चाहिए। तो अगर आप 1 मील अ डे फॉलो कर रहे हो तो आपको उतनी कैलोरीज़ भी एक ही मील में फिट करनी पड़ेंगी? एग्जैक्टली व्हिच इज़ नेक्स्ट टू पॉसिबल ही नहीं इम्पॉसिबल, है। राइट। तो आप कह रहे हैं कि जो एक विदाउट अनइंटेंशनल जो फास्टिंग होती है, तो ये फास्टिंग तो दिन में भी कई बार हो जाती है कि आप ब्रेकफास्ट खा के बिल्कुल निकले हो, दिन भर काम में बिजी हो, फिर घर आके डिनर किया, तो ये भी एक्चुअली टेक्निकली आपकी फास्टिंग होगी। 100% वो तो सबसे अच्छी फास्टिंग है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग ब्रेन वायर्ड है थर्स्ट के लिए और हंगर के लिए। और अगर आप काम कर रहे हो और आपको भूख नहीं है तो आपको खाना नहीं चाहिए। ये तो सबसे बेसिक सिग्नल है। और अगर आप काम कर रहे हो, आपको पानी पीने की इच्छा है तो आपको पानी पीनी चाहिए, सिंपल। तो ये ब्रेन के अंदर सिग्नल होता है। तो मैं समझाता हूँ सबसे पहले क्या होता है। आप जब भी खाना खाते हो, इस दुनिया के अंदर 2 ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिसीजेस होते हैं। पहला प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन का, जो कि जो गरीब लोग होते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम है ओवर न्यूट्रिशन का, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हमें बहुत गर्व होता है हमारे घर के खाने के ऊपर, बट मैं आपको बता दूं इंडिया में जो घर पे खाना मिलता है वो एक्चुअल में बहुत पौराणिक नहीं है। ओह! वो अभी 100 साल पुराना ही है। उसके पहले हम लोग मिलेट्स खाते थे, अभी हम गेहूं की रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं। और वो जो गेहूं की रोटी और चावल है अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 1970, 60s, 80s के अंदर, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ बनी है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हम लोग अनलिमिटेड क्वांटिटी गेहूं चावल लेंगे फार्मर से। इस वजह से फार्मर ने वो बनाना चालू किया और लोगों ने जैसे ये खाया तो आज देख सकते हो आप, इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है पूरी दुनिया के अंदर। और इसका एक मोस्ट रीज़न है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना, एक्सेस कैलोरी, फैट और बहुत सारे और रिस्क फैक्टर होते हैं। तो जब आप फास्टिंग करते हो, अनइंटेंशनली करोगे तो भी अच्छा है, इंटेंशनली करोगे तो भी अच्छा है। तो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक्सेस फैट है, एक्सेस प्रोटीन है और बाकी की जो चीज़ें हैं वो नहीं जाती है बॉडी में। उस समय ओके, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है। ओके, ओके। सो जैसे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद मैं प्रोटीन थोड़ा ओवरडू कर देती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। सो फास्टिंग इज़ आल्सो गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। यस, बहुत कम लोग प्रोटीन ओवरड्यू करते हैं, बट प्रोटीन ओवरड्यू कुछ लोग करते हैं जिनके वजह से उनको गट इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए तो मुझे लग रहा है प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है। हाँ। So my body weight is around 58 यस। and I think I consume about 125 grams a day यस। easily. तो प्रोटीन को कंज्यूम करना है तो हमें फाइबर को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, फैट्स को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो गट माइक्रोबायम अच्छे से प्रोटीन को देख पाते हैं और उनके वजह से आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। Also tell me कि like you were saying कि अगर भूख लग रही है तो खा लो, प्यास लग रही है तो पानी पी लो. So I want to talk about somebody who's actually obese. उनको तो सारा वक्त भूख लगती है. Like I knew a friend, he's now lost a lot of weight and he's fit, but he used to be obese and उनसे मैंने पूछा कि तुम कितना खाना खा लेते थे पहले. He said कि जब तक खत्म ना हो जाए. So he doesn't know what is being satiated. So there are people like that जिनको हर वक्त भूख लगती रहती है. तो उन्हें उनका कहना है कि भाई ये तो मेरा शरीर मांग रहा है तो मुझे देना चाहिए. So what do you want to say about that? सी ओबिसिटी हमें लगता है ये इंसान ज़्यादा खाना खा रहा है। हम्म, आप उनको बोलते हो कम खाना खाइए तो डिसीज़ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। okay. आप उनको बोलोगे एक्सरसाइज कर लो, डिसीज़ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओबिसिटी ये एक डिसीज़ है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसके अंदर इंसान ज़्यादा खाना खाता है।
इसके अंदर कुछ कुछ केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। जब भी आप खाना खाते हो एक्सेस तो फैट बनता है बॉडी के अंदर। भले ही आप रोटी खाओगे तो भी फैट बनेगा, भले ही आप चावल खाओगे तो भी फैट बनेगा। इसको डी नोवो लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। और फैट खाने से भी फैट स्टोर होगा बॉडी के अंदर। अभी ओबीज इंसान के दिमाग के अंदर जो स्विच होता है हाइपोथैलेमस में, वो स्विच सही से काम नहीं करता है। जैसे गीज़र के अंदर स्विच होता है, पानी 100 डिग्री होने के बाद वो बंद कर देता है और गर्म उसको करता नहीं है, या 70 डिग्री करने के बाद। सिमिलरली दिमाग के अंदर स्विच होता है। आपके जितने फैट सेल्स है बॉडी के अंदर वो लिविंग सेल है, उसको ब्लड सप्लाई जाता है और वो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है लेप्टिन। ये लेप्टिन हार्मोन ब्रेन देखता है, कैलकुलेट करता है फैट कितना है, 10 किलो है, 20 किलो है, 15 किलो है, 30 किलो है। और ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन होती है आइडियल फ़ैट कितना रहना चाहिए बॉडी में। अब कितना आसान है, अगर खाना ज़्यादा खाया तो फैट ज़्यादा बनेगा, ब्रेन को महसूस होगा और ब्रेन उसके ऊपर काम करेगा। ब्रेन हंगर को कम करेगा, ग्रेलिन हंगर हार्मोन होता है। ओके, तो ब्रेन हंगर को कम करेगा और आप खाना नहीं खाओगे, है ना। ऐसी साइकिल चलनी चाहिए। बट ओबीस इंसान के शरीर में लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब लेप्टिन बहुत सारा है बट ब्रेन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओबीज इंसान के शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे पहली शुरुआत लीवर में होती है। आप देख सकते हो हर 3 में से एक इंसान को फैटी लीवर हो रहा है डिसीज़। और बच्चों के अंदर भी ये हो रहा है फैटी लीवर डिसीज़। और ये होता ही है तब जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हो और एक्सेस फैट खाते हो। तो ये फास्टिंग जो है ना, उसके ऊपर एक शील्ड तैयार करता है। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हो, यानी कि जब आप उपवास करते हो, उस समय आपके लीवर के अंदर का सबसे पहली बात तो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड शुगर होती है खाना खाने के बाद, ये बाहर निकलती है 8% पर आवर। ओके, टोटल 18 घंटे कुछ लोगों में लगता है, टोटल 20 घंटे लगते हैं, टोटल 24 घंटे लगता है। इसके बाद आपका लीवर आपके शरीर के अंदर के फैट को अंदर लेता है। लीवर का ऑक्सैलो एसीटेट कम होता है, एसीटो-कोए बिल्डअप होता है और तब जाके बनती है कीटोन बॉडी। इसको हम बोलते हैं एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, उसका आगे फर्दर प्रोडक्ट है। अभी देखिए, ब्रेन ग्लूकोज यूज़ करता है हमेशा। ओके, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसके अंदर से फैट ऊपर नहीं जा सकता है। बट कीटोन बॉडीज़ ब्रेन के अंदर जा सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। छोटा मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज भी छोटा मॉलिक्यूल होता है, फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन भी बड़ा मॉलिक्यूल होता है अगर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है तो ये जो कीटोन बॉडी है ब्रेन के अंदर जाती है। और जैसे ही ब्रेन के अंदर जाती है, ब्रेन सेल को ज़्यादा पावर देती है। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से ब्रेन यूज़ नहीं कर पाता है ग्लूकोज को। जब भी आपने खाना खाया उस समय ग्लूकोज निकलता है, ओके, उस खाने के अंदर से, और वो ग्लूकोज सबसे पहले लीवर में आता है। उस ग्लूकोज को देख के आपके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन एक चाबी है और ग्लूकोज उस चाबी को लगाने के बाद अंदर रूम में एंट्री कर सकता है। ओके, लीवर के अंदर इंसुलिन का इस्तेमाल होता है और शक्कर का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली एनर्जी बनती है, ओके, पायरूवेट, उसके बाद एनर्जी बनती है। अब ये जो एनर्जी होती है सिर्फ 10% आप जो खाना खाते हो उसमें से बनती है। उसके बाद बारी आती है स्टोरेज की, क्योंकि आप खाना 24 घंटे में बाकी टाइम नहीं खाओगे, सोने के बाद नहीं खाओगे, उस समय भी शरीर चलना चाहिए। तो फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ना। ये सेम ग्लूकोज ही होता है, बस ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अब इसके अलावा अगर आपने और खाना खाया तो ये ग्लूकोज, फैटी एसिड, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद फैट बनता है। ओके ओके, और उसके बाद लिवर सबसे बड़ा फिल्टर है। आप डंप करते हो खाना 20 चम्मच शुगर, बट आपके खून में हमेशा 1 चम्मच शुगर होती है, हमेशा। और बीच में फिल्टर होता है लिवर। ओके, तो लिवर को सबसे पहले झेलना पड़ता है। तो खून के अंदर 1 चम्मच शुगर मतलब कि नॉर्मल इंसान, और खून के अंदर 2 चम्मच शुगर मतलब कि डायबिटिक इंसान। तो डायबिटिक इंसान बस शुगर ज़्यादा है उसके शरीर के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर पैनक्रियाज सुन नहीं पा रहा है सही तरीके से, इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रहा है, थक चुका है, ये हो रहा है। तो जब आप फास्टिंग करते हो उस समय सबसे पहली चीज़ आप आपके लिवर को क्लीन करते हो। सो इवन इफ यू आर एन ओबीज पर्सन हु डज नॉट हैव द सेंस कि मुझे कितना खाना खाना है, तो भी फास्टिंग वर्क्स। यस, वाई?
जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन सेंस करता है लेप्टिन कितना है, और जब आप फास्टिंग करते हो तब ब्रेन के अंदर क्लैरिटी बढ़ती है, न्यूरॉन्स बेटर फंक्शन कर पाते हैं, और आपका हाइपोथैलेमस अब चेक कर पाता है आपका वेट कितना है, आपका फ़ैट कितना है, और फैट पता चलता है ब्रेन को इतना है, अब मैं आराम से फास्टिंग कर सकता हूँ, मुझे भूख की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन बाद जो भूख के रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, आपको भूख लगती ही नहीं है, और आपको फास्टिंग के अंदर महसूस होता है कि आपने खाना खाया है। और एक दिन बेसिकली आप बहुत डिफिकल्टी के साथ वो एक दिन गुजारते हो, जो पहला दिन होता है यस, आपका। पहला दिन थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ गुजारना पड़ता है, राइट। क्योंकि हमें हमेशा खाने की आदत है। या तो हम खाने को एक्चुअली मिस करते हैं, जैसे हम हमारे घर वालों को मिस करते हैं जब हम बाहर जाते हैं, उसी तरीके से खाने को मिस करते हैं। तो हम फिर खाने के बारे में सोचना चालू करते हैं, और इवेंचुअली कुछ एक छोटी चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी और बड़ी चीज़ खाते हैं, और ऐसी साइकिल चलती एक्चुअली है। तो आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन फास्टिंग, मगर एक दो बार मैंने जब ट्राई किया है तो मैंने रियलाइज़ किया है कि इतना टाइम हो जाता है सडनली दिन में। आई फील अब क्या करो, अब क्या करो, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लंच का टाइम था, ये 1 घंटा, इट जस्ट फील्स लाइक वो चीज़ करनी थी, एक एक्टिविटी थी जो आप नहीं कर रहे हैं, वो पूरा दिन नहीं करनी है। सो आई काइंड ऑफ मिस इट। बट आई वांट टू आस्क यू कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि फास्टिंग से फैट लॉस भी होता है, ओबिजिटी भी आपकी क्योर होती है इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन बहुत से लोग इसको एक शॉर्ट टर्म ऑल्टरनेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। तो वैसे तो रोज़ खाते हैं, लेकिन सडनली लगता है कि अरे आज थोड़ा ब्लोटिंग हो गई है, तो आज मैं डिनर स्किप कर देता हूँ या लंच स्किप कर देता हूँ, और भूख लग रही है लेकिन ऑड आवर्स पे फास्टिंग हो रही है। लाइक आई नो यंगस्टर्स डू इट अ लॉट, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे वो रैंडमली करते हैं। इज़ दैट एडवाइजेबल? सो रैंडमली कोई भी चीज़ एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज अगर आपने रैंडम फास्टिंग करना चालू किया तो बॉडी के अंदर सर्वाइवल के सिग्नल ज़्यादा जाते हैं, स्टारवेशन के सिग्नल ज़्यादा जाते हैं। So when you're actually doing this random fasting, it's actually like starving yourself, not यस, fasting. यस। So can you tell me the exact difference between starving and fasting? सो बॉडी के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसको मैं कॉइन करना चाहता हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक स्विच। बॉडी हमेशा फैट के ऊपर भी चल सकती है, ग्लूकोज के ऊपर भी चल सकती है, कीटोन्स के ऊपर भी चल सकती है। आपकी जो मसल्स होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो उस समय ग्लूकोज ज़्यादा डिमांड करती है, और जब एक्सरसाइज बंद कर देते हो उस समय पूरे दिन भर में फ़ैट को ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं एक्सरसाइज किया करो तो आपका फ़ैट कम होगा, ओके, फ़ैट यूज़ ज़्यादा होगा। अब But जब yes, I'm sorry to cut you. ये exercise जो आप बोल रहे हैं, is that strength training or is it any kind of exercise? strength training, Okay. any kind of normal exercise, walking, something like that is activity, is not exercise. अभी आपका क्वेश्चन ये था कि स्टारवेशन और फास्टिंग के अंदर अंतर क्या है। अंतर बस ये है कि आपको मेटाबॉलिक स्विच को इजीली चेंज करना आना चाहिए। मतलब Okay. कि आज मैंने अगर खाना खाना छोड़ दिया, मेरी बॉडी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। Oh, and how do you do that? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए आपको आपकी डाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा रोटी खाते थे, बहुत ज़्यादा चावल खाते थे, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इस्तेमाल करते थे, तो आपके शरीर ने ये देख लिया है रोटी आ रही है, चावल आ रहे हैं, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे ग्लूकोज ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बट जब आप धीरे धीरे आपके डाइट को बैलेंस करते हो, और डाइट के अंदर आपको जितना कैलोरी चाहिए उतना ही कैलोरी खाते हो, और आप काम के ऊपर फोकस करते हो, और बहुत बार खाना खाना स्किप कर देते हो, स्पेशली रात को, तब आपकी बॉडी ट्यून्ड हो जाती है फास्टिंग करने के लिए। तब उसके बाद अगर आप एक दिन फास्टिंग करते हो तो आपके बॉडी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि उसने कुछ अलग किया है। ये बॉडी की इंट्रिंसिक कैपेसिटी है। इसीलिए फास्टिंग का मैं एडवाइस करता हूँ हमेशा लोगों को कि आप जो है, आपका जो भी रेगुलर काम है, जैसे आप अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पॉडकास्ट शूट कर रहे हो और आप खाना बाहर से ऑर्डर करने वाले थे, तो खाना ऑर्डर करने का जो टाइम होता है, जैसे 5 स्टार होटल्स में होता है, इधर से इधर तक ही डिनर मिलेगा, इधर से इधर तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो अगर वैसे रूल्स है आपके लाइफ में, तो आपका खाना ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। आपने शूटिंग की है, आप एक्टर भी थे, आपने ये देखा होगा बहुत बार तो आपने खाना ही नहीं खाया होगा, कंटिन्यूस शूटिंग की होगी, है ना। तो एक्चुअल में ये आसान है, और इससे हमारा फ़ायदा है
क्योंकि हम काम ज़्यादा कर सकते हैं और वो काम ही हमें बनाने वाला है। लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम हम काम करने बट के आई एम लिए स्पेंड कंफ्यूज करते हैं। नाउ कि ऐसे ये भी तो इन अ वे इट्स एट रैंडम स्टार्वेशन ओनली ना, कि गलती से खाना मिस हो गया बिकॉज टाइम नहीं मिला, तो बॉडी इज एक्चुअली नॉट यूज टू दैट। स्टिल आई स्टिल नॉट ट्रेन्ड माई बॉडी, बट स्किप हो गया, जैसे टुडे आई स्किप माई ब्रेकफास्ट बट माई बॉडी इज नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, सो इमीडिएटली आई स्टार्ट गेटिंग अ हेडेक और आई स्टार्ट गेटिंग एसिडिटी और आई स्टार्ट गेटिंग हैंग्री, सो टू स्पीक। तो हाउ डज दैट वर्क देन? एक्चुअली जो भी डाइट हम लोग चेंज करते हैं इंटेंशनली, वो ज़्यादा हमें डैमेज करती है ओके। रादर दैन हम क्या करते हैं। अभी जैसा आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, बट अगर आपने लंच को बहुत बेटर किया, उसके अंदर बैलेंस डाइट रखी, तो वो जो स्किप किया वो आपके एडवांटेज में काम करेगा। ओके। बट अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया और दोपहर में नूडल्स खाए बहुत सारे, तो वो आपके लिए स्टारवेशन ज़्यादा वर्स करेगा। ओके, अंडरस्टूड। अल्टीमेटली जो फास्टिंग होती है उसके अंदर आप खाना नहीं खाते हो, तो उसके पहले जो खाना खाया था वो अच्छा होना चाहिए, वो फुलफिलिंग होना चाहिए, उसके अंदर सटाइटेशन होना चाहिए, सटाइटी उसके अंदर मिलनी चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, उसके अंदर फैट इंटेक ज़्यादा होना चाहिए और फाइबर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। वो खाना जो लास्ट मील आपने खाया था वो फुलफिलिंग अगर नहीं होगा तब आप नेक्स्ट खाना खाओगे। अगर फुलफिलिंग होगा तो आप फास्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ओके, दिस ब्रिंग्स मी टू टू क्वेश्चंस। आई आस्क यू द फर्स्ट वन कि अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि आपने लॉन्गेस्ट फास्ट जो है वो 21 दिन का किया है, Yes. वेयर यू सर्वाइव्ड ओनली ऑन वाटर। Yes. सो आई वांट टू फास्ट फॉर वन डे इन द वीक। इज दैट गुड? इज दैट प्लान अ गुड प्लान कि मैं हफ्ते में एक दिन 24 आवर्स फास्ट करना चाहती हूँ? डेफिनेटली। इट वर्क्स? ओके, सो यू वर सेइंग कि मुझे लंबा भी करना चाहिए ट्राई, बट आई वांट टू ट्राई विद वन एंड आई वांट टू आस्क यू कि वन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा एक दिन का फास्ट अच्छे से निकले, एंड उसके बाद हाउ कैन आई टेक इट अप टू 2 days एंड 3 days एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ? ओके, सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हम जो भी चीज़ें बात कर रहे हैं ये 18+ के लिए है ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली खाना खाना पड़ता है क्योंकि उनको ग्रो करना है। ओके, हम लोग जो है अडल्ट्स है वो ग्रो कर चुके हैं, एक्स्ट्रा ग्रो ना करे इसलिए हम फास्टिंग करते हैं। राइट, एंड सिंपल सी एक्स्ट्रा बात ग्रो मोस्टली हमारा सब अनवांटेड चीज़ नहीं होती है। यस, एग्जैक्टली। अभी आपका क्वेश्चन क्या था? 24 आवर्स फास्टिंग करनी है अगर मुझे इन अ वीक, तो मुझे कैसे अपनी बॉडी को ट्रेन ठीक है, करना चाहिए? आपने मुझे पूछा था कि आपने 21 डेज़ फास्टिंग किया, बट उस 21 डेज़ फास्टिंग के पहले मैंने पिछले साल 21 डेज़ फास्टिंग की थी अगस्त में, 1 अगस्त से 21 अगस्त। उसके पहले मैंने उसके पिछले साल 14 दिन फास्टिंग की थी, और उसके पिछले साल मैंने 5 दिन फास्टिंग की थी, और उसके पिछले साल मैंने 1 दिन फास्टिंग की थी। तो फास्टिंग ये मेटाबॉलिक एडाप्टेशन है, ये फास्टिंग मेटाबॉलिक स्विच है। अभी किसी का स्विच बहुत ज़्यादा ग्रीस खा चुका है, जंग खा चुका है, किसी का स्विच बहुत फ्लेक्सिबल है ना। तो आपको आपका स्विच को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, और उस फ्लेक्सिबल करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ आपकी जो ब्लड रिपोर्ट है उसको एकदम ओके करना पड़ेगा, आपकी जो ट्राइग्लिसराइड है उसको कम करना पड़ेगा। और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते ही तब है जब सुबह से लेके शाम तक हम खाना खाते हैं। ओके, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ जो इंडियंस के साथ हो रही है, वो एक मेटाबॉलिक ट्रैप में फंस चुके हैं। वो खाना खाते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे 99% रेस्टोरेंट के खाने के अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बिल्कुल। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इंसुलिन स्पाइक होता है, और हर एक इंसुलिन स्पाइक डिसीज़ की तरफ लेके जाता है हर एक इंसान को। उसके जीन्स के अंदर कौन सा डिसीज़ छुपा हुआ है वो उस रास्ते चला जाता है। किसी इंसान के शरीर के अंदर डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, किसी इंसान के शरीर के अंदर हार्ट डिसीज़ ज़्यादा हो सकती है, वो उस तरीके से आगे बढ़ता है। इस एक्स्ट्रा इंसुलिन के वजह से हार्ट अटैक आने के 10 साल पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। So are you saying heart attack also is a reason is caused because of insulin imbalance? यस, इट इज़ नॉट Always. इम्बैलेंस, इट इज़ हायर इंसुलिन ऑलवेज। Okay. क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो ऐसा हार्मोन है जो कि आपके शरीर के अंदर आपके मसल में और आपके फैट सेल में फैट को डिपॉजिट करता है, ग्लूकोज को डिपॉजिट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब अभी मसल में और फैट में नहीं जाएगा ग्लूकोज, तो कहाँ पे रहेगा? या आपके ब्लड वेसल में रहेगा। और जब आप एक ग्लास लेते हो और उस ग्लास के अंदर ग्लूकोज को डालते हो, इंस्टेंटली उसको मिलाते हो, तो आपको दिखेगा कि ये जो ग्लूकोज ग्लास में है ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। बट आप उसको 10 दिन बाद देखोगे ना, एक लेयर बन जाती है,
ओके। आप उसको 20 दिन बाद देखोगे और लेयर बन जाती है, 30 दिन बाद देखोगे और लेयर बन जाती है। ओके, और एग्जैक्टली यही होता है आपके खून के अंदर भी। जितना ज़्यादा ग्लूकोज खून में रहेगा, इसे हम बोलते हैं HbA1c। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो आपके खून में होती है, उसके ऊपर कितना कोटिंग है शुगर का। ओके। 3 महीने के अंदर रेड ब्लड सेल्स रिसाइकल होती है। तो ये जो HbA1c है, ये बताता है हमें कि आपकी शुगर एवरेज 3 महीने में कैसी थी। ओके। ओके, और शुगर के वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, शुगर के वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, शुगर के वजह से डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं, और शुगर के वजह से ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि शुगर ज़्यादा है, यानी कि वो शुगर आपके खून में ज़्यादा है। ओके, तो वो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, वहाँ पे कोटिंग करती है। उस कोटिंग को हम बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ग्लाइकेशन, आप देखो, एक बच्चे की आँख देखो और एक बूढ़े इंसान की आँख देखो। बच्चे की आँख एकदम वाइट दिखेगी, और एक बूढ़े इंसान की जो आँख है वो थोड़ा ब्राउनिश दिखेगी, येलो दिखेगी। वो ग्लाइकेशन होता है। ओके, अभी अगर आपके आर्टरी के अंदर ग्लाइकेशन ज़्यादा हो रहा है, अंदर की जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो रही है, तो क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है आराम से, वो उधर जाके चिपकेगा, और जब कोलेस्ट्रॉल चिपकेगा, अर्थीरोस्क्लेरोसिस होगा। इम्यून सेल्स आएंगे, बहुत सारे सेल्स आएंगे, उसके ऊपर एक वॉल बनाएंगे, और वो थक्का हो जाएगा। और कभी टेंशन ले लिया, कभी कुछ दूसरी चीज़ कर दी, या फिर स्मोकिंग कोई करता है, कोई अल्कोहल लेता है, तो उसका रिस्क और ज़्यादा बढ़ता है। तो वो थक्का जब फटता है, तब वो ब्लॉक बनाता है, और वो हार्ट मसल को डैमेज करता है, और हार्ट अटैक होता है। अगर वो ब्रेन में जाता है तो वहाँ पे स्ट्रोक होता है। तो मतलब दिस ऑल्सो साउंड्स लाइक फास्टिंग अगर आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी धीरे 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 आप ठीक कर यस, सकते हैं। और यस। अगर आप लेट्स से अगर आप फास्टिंग इनकॉर्पोरेट करते हैं वंस अ वीक, so how long do you think can you reverse the damage that you have caused to the body? देखिए, वंस अ वीक फास्टिंग हम स्पिरिचुअल रिचुअल्स में हमेशा करते आ रहे हैं। ओके, नहीं, और सिर्फ 16 सोमवार अच्छे हस्बैंड के लिए लड़कियां रखती हैं, और कौन हाँ, सी। मैंने और ऐसे बहुत सारे नवरात्रों लोग में देखे 9 हैं। फास्ट होते एक्चुअली हैं। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब करता था, वहाँ पे एक मेरे मित्र थे जिनका नाम आदित्य था। वो पिछले 20 साल से वीक में 1 डे फास्ट करते थे। सो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे, और मैंने एक कॉमन ट्रेंड देखा, जो भी लोग फास्टिंग करते हैं एक्चुअली हफ्ते में एक बार, अगर आप पिछले 20 साल से कर रहे हो तो। अगर आपने पिछले 20 साल से नहीं किया तो आपको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मैंने इनके अंदर एक ट्रेड देखा था कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये हर एक काम खुद के टाइम के अंदर करते हैं, और डिसिप्लिन इनके अंदर कूट कूट के भरी है। ओके, ये कोई भी वाइल्ड काम नहीं करते, कोई भी खराब काम नहीं करते खुद के शरीर को खराब करने के लिए। तो फास्टिंग नंबर 1 चीज़ जो हम धर्मों के अंदर सीखते हैं डिसिप्लिन के लिए, वो सच है। बट एक्चुअली बॉडी के अंदर उसका एडवांटेज मिलता है, भले ही वो हार्ट डिसीज़ हो। फास्टिंग से हार्ट डिसीज़ रिवर्स होता है, फास्टिंग से डायबिटीज़ रिमिशन होता है। मतलब कि डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ यानी कि 6.4 HbA1c लेवल आपका ज़्यादा है 6.4% से, या फिर आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल इंसान का 100 के नीचे होता है, डायबिटीज़ वाले का हमेशा 100 के ऊपर होता है, 150 के ऊपर होता है। जब आप फास्टिंग करते हो तब आप शुगर डाल ही नहीं रहे हो आपके बॉडी में। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर वो फास्टिंग करता है सही तरीके से, तो वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है, इन द सेंस उसके खून के अंदर अभी जो शुगर होगी वो नॉर्मल इंसान जैसी होगी, और वो बोल सकता है मुझे अभी डायबिटीज़ नहीं है। एंड दिस टेक्स अबाउट हाउ मच टाइम रफली? दिस विल टेक अबाउट 3 मंथ्स। दैट्स इट? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है कि जो लोगों को 40-40 साल से भी डायबिटीज़ थी, उनका जब मृत्यु हुआ, उनके बॉडी को देखा, उनके पैनक्रियाज के अंदर के बीटा सेल्स को देखा जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और पता चला कि वो इंसुलिन अभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं 40% सेल्स। ओके, मतलब कि 40 साल से भी अगर डायबिटीज़ है तो पैनक्रियाज पूरी तरीके से डैमेज नहीं होता है, 60-70% डैमेज होता है। और जब आप फास्टिंग करते हो तब इस डैमेज को आप रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि जब आपके लिवर में 100 ग्राम फैट होता है, पैनक्रियाज में 2 ग्राम फैट होता है, आपको ये सारे मेटाबॉलिक डिसीजेस देखने पड़ते हैं, और इनको लड़ना पड़ता है। जब आप फास्टिंग करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट फैट जो आपके बॉडी का
बर्न होता है वो होता है विसरल फैट। विसरल फैट बॉडी के अंदर टिकिंग बॉम्ब जैसा है। Okay. और विसरल फैट को अगर देखना है कितना है तो ये डेक्सा स्कैन एक मशीन आती है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन होती है, उसी से पता चलता है। आपके ऑर्गन्स के आजू बाजू में, आपके दिल के आजू बाजू में, लिवर के अंदर, इंटेस्टाइन के आजू बाजू में जो फैट होता है वो विसरल फैट होता है। And how much percentage of visceral fat is considered normal? सो बेसिकली अगर आपके शरीर के अंदर 5% विसरल फैट है तो वो डेंजरस है, जितना कम उतना अच्छा है। Okay. तो आप 1 किलो के अंदर उसको लेके आओगे दैट इज़ द बेस्ट। Wow. आप उसको 100-200 ग्राम तक लेके जाओगे दैट इज़ द वंडर इतना कम एक्चुअली। भी हो जाता है? यस, होता है, और वो फास्टिंग से ही होता है। ओके ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिससे मैं 1 डे फास्ट शुरू कर सकती हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो फास्टिंग चालू करने के लिए सबसे पहले आपको चालू करना पड़ेगा स्टडी कि फास्टिंग मुझे करनी क्यों है, ओके, मेरा क्या एडवांटेज है उसमें। let's talk about cleaning up the mess that is there inside the body. Very And good. I'm not talking about obesity or thin. I'm saying thin people also can be carrying a lot of mess inside their bodies. How to clean that up? Visceral fat, for example. वेरी गुड। सो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होती है, और ये ट्रिगर होती है तब ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप फास्टिंग करते हो। और 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला था ऑटोफेजी की प्रोसेस को बताने के लिए डॉक्टर योशिनोरी को, जो कि जापानीज साइंटिस्ट है। उन्होंने ईस्ट के अंदर ये पैटर्न को ढूंढा। ओके, उन्होंने बहुत सारे एटीजी प्रोटीन्स को ढूंढा जो अगर हमने देख लिए सेल में, इसका मतलब है कि आगे जाके ऑटोफेजी होती है। अब मैं ऑटोफेजी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जब मैं एडवांटेजेस बताऊंगा आपको फास्टिंग करने के लिए, तब सबसे पहले मोटिवेशन आएगा आपको फास्टिंग करनी है मुझे, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको फास्टिंग करनी कैसी है, 1 दिन की फास्टिंग। Okay. ओके, तो सबसे पहली चीज़, जब आप खाना नहीं खाते हो आपके शरीर के अंदर AMP बढ़ता है और ADP बढ़ता है। अभी AMP को समझने के लिए आपको ATP समझना पड़ेगा। बचपन से लेके अब तक हमने ATP को समझा है। ATP मतलब कि ये एक एनर्जी करेंसी होती है आपके बॉडी की। आप खाना खाते हो, 1 दिन के अंदर आपके शरीर में 19 ग्राम DNA होता है पूरे सेल मिला के। 37 ट्रिलियन सेल होते हैं आपके शरीर में, एक सेल के अंदर 100 ट्रिलियन एटम होते हैं, और ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर बढ़िया तरीके से काम कर रही है क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे 37 kg हर दिन ATP बनाते हो। ATP मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर 3 फॉस्फेट है। खाना खाने का पर्पज़ होता है आपको ATP बनाना है। अभी ये ATP मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी, आपके बॉडी के अंदर ये स्टोर्ड एनर्जी है ATP। आप जब भी कोई भी काम करते हो, इवन ज़िंदा रहना भी एक काम होता है, उसके लिए ATP यूज़ होती है, और जब ATP यूज़ होती है तब ADP बनता है और AMP बनता है। AMP इज़ अ मोनोफॉस्फेट, ADP इज़ अ डाइफॉस्फेट। तो जब खाना खाते हैं हम, तब हमारा शरीर बेसिकली, हमारा जो लिवर है और बाकी की पूरी साइड्स के अंदर ATP बनाता है। आपने खाना खाया, आपने शुगर खाई, या आपने प्रोटीन खाया, या आपने फैट खाया, अगर बॉडी के अंदर ATP इनफ नहीं है तो बॉडी उससे भी ATP बना सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। आपने रोटी खाई, आपके पेट ने उस रोटी को बढ़िया तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल तक लेके गया, आपके इंटेस्टाइन ने उस रोटी के अंदर के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, वो आके आपके लिवर में चला गया। वहाँ पे होते हैं हेपेटोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स होते हैं। अभी लिवर सेल्स क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाके आपका क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, और क्रेब्स साइकिल के अंदर से उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, और एंड प्रोडक्ट बनता है ATP। ओके, जब आप फास्टिंग करते हो या खाना नहीं खाते हो या आप सो रहे हो लेटेस्ट से, तब आपके शरीर के ATP लेवल्स कम होते हैं और AMP लेवल्स बढ़ते हैं और ADP लेवल्स बढ़ते हैं। ये AMP और ADP जब आपके शरीर में बढ़ता है और आपका इंसुलिन जब थोड़ा नीचे जाता है, आपका ग्लूकोज जब थोड़ा सा नीचे जाता है, हमारी बॉडी चालू कर देती है एक प्रोसेस ज़्यादा करना जिसका नाम है ऑटोफाजी।
सो ऑटोफैजी को मैं आपको बताना चाहता हूँ वो डिमर स्विच की तरह है। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तब ऑटोफैजी बहुत कम होगी, और जब खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो तब मैक्सिमम ऑटोफैजी होगी। और ये हमने रिसर्च में भी देखा है। ये हमने होता क्या होता किया, क्या है एक्चुअली? एक्चुअली आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दूसरी चीज़ें होती है, ये अपना काम करते हैं। इनकी भी एजिंग होती है, एज के साथ साथ ये अपना काम सही से कर नहीं पाते। जैसे हमारी कार है, कार के अंदर इंजन है, इंजन पहले जितना माइलेज देता था अभी उतना माइलेज नहीं दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पहले जितना एटीपी बना पा रहा था उतना नहीं बना पा रहा है, जिसके वजह से आपके सेल का एक फंक्शन काम नहीं कर पा रहा है, एनर्जी नहीं बन पा रही है, बॉडी सही से नहीं चल पा रही है, बॉडी के अंदर थकान आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस हो सकते हैं। अब इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, आपके शरीर के अंदर अगर आप 60 किलो के हो तो 9 किलो के आसपास प्रोटीन हो सकता है, ओके। टोटल प्रोटीन का ड्राई मास, और बाकी का पानी हो सकता है, बोन्स हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है। और आप एक दिन के अंदर कम से कम 300 ग्राम प्रोटीन यूज़ करते हो, पर आप 300 ग्राम प्रोटीन कभी खाते नहीं हो, आप 70 ग्राम प्रोटीन खाते हो अगर 60 किलो के हो तो। ओके, ये बाकी का प्रोटीन कहाँ से आता है? ये बॉडी खुद प्रोटीन फेंकती है बॉडी के अंदर, ओके। इसको हम प्रोटीन पूल बोलते हैं, और फिर से एक बार सारा का सारा चीज़ें बनाती है 3 महीने के अंदर। मैं फैक्ट दे रहा हूँ, योशोनोरी, डॉक्टर योशोनोरी जिन्होंने ऑटोफैजी के बारे में बताया, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने ये बताया है कि जो प्रोटीन होता है आपके शरीर के अंदर 3 महीने के अंदर पूरा रिप्लेस हो जाता है। बॉडी का हर एक प्रोटीन 3 महीने के अंदर रिप्लेस हो जाता है। ओह। ओके, तो अब समझने की कोशिश करिए आप, ये जो रिप्लेसमेंट है ये करता कौन है? आपका शरीर करता है, ऑटोफैजी करती है ओके। मेनली। ओके। तो जो भी खराब चीज़ें, और बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं वो आपके ऑटोफेगोसोम्स खाते हैं और नई चीज़ों को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। तो शरीर का जो कचरा होता है, भले ही टॉक्सिन्स हो, भले ही इंट्रासेलुलर कचरा हो, और भले ही प्रोटीन को रिसाइकल करना हो, ऐसा समझिए आप कि आपने गोल्ड का ज्वेलरी लिया, उसका इस्तेमाल किया और वो टूट गया, है ना, अब उसको पहन नहीं सकते हो आप स्टाइल करने के लिए, तो आप क्या करते हो, उसको भट्टी में डालते हो और फिर से एक बार नया ज्वेलरी बनाते हो। और यही बिजनेस चलता है गोल्ड वाला, यही सेम बिजनेस चलता है हमारे बॉडी में, इसको हम ऑटोफैजी बोलते हैं। और ऑटोफैजी को ट्रिगर करने के लिए लो एनर्जी एनवायरनमेंट होना So इम्पॉर्टेंट kind है। of like a renewal of everything. यस, Okay. रिन्यूअल ऑफ एवरीथिंग, रीब्रांडिंग ऑफ एवरीथिंग। Okay. क्योंकि जो मॉलिकुलर चीज़ें हैं ना वो कभी ख़राब नहीं होती है, उनसे बनाई गई चीज़ें ख़राब हो सकती है। जैसे प्रोटीन है, अमाइनो एसिड की चेन है, ग्लाइसिन है फॉर एग्जांपल, बट ग्लाइसिन से बनाई गई जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती है बॉडी में। जैसे स्किन है, अभी भी प्रोटीन है, एक बूढ़े इंसान की स्किन भी प्रोटीन है, बट जवान और बूढ़े इंसान का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ऑटोफैजी क्या करती है, उस पुराने स्ट्रक्चर को लेती है, सेल के अंदर ये सब चीज़ें हो रही है, उसको तोड़ती है हिस्सों में, मॉलिकुलर हिस्सों में, और फिर से एक बार एक नई यूज़फुल चीज़ बनाती है। अभी ये देखिए, ऑटोफैजी को अगर ऑप्टिमाइज़ आपको करना है तो आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत सिंपल चीज़ है क्योंकि ये सर्वाइवल से रिलेटेड है। और ये वन डे फास्टिंग में भी हो जाती है? यस, ये हमेशा हो रही है, अभी भी हो रही है। जैसे मैंने बताया, ये डिमर स्विच है, ये ओके। कम हो रही है उस समय ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है उस समय बट ज़्यादा मुझे हो ये रही बताइए है। कि जैसे मैं जब वन डे फास्ट ट्राई करती हूँ, मैंने पहले 16 घंटे ट्राई किया, मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा। इसमें मतलब 10 घंटे तो रात थी तो भी मुझे डिफिकल्ट लगा। फिर मैंने 18 घंटे नेक्स्ट वीक ट्राई किया, फिर 20 किया, फिर मैंने कहा 24 ट्राई करते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो हाउ कैन समबडी लाइक मी गो बियॉन्ड इट? एंड इज देयर समथिंग रॉन्ग दैट आई एम डूइंग दैट आई एम फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट? यस, एक्चुअली क्या है ना, फास्टिंग करना है आपको, आपके बॉडी के अंदर फैट अडेप्टेशन होना चाहिए। फैट अडेप्टेशन मतलब? आपकी बॉडी फैट को इफ़िशेंटली यूज़ करनी चाहिए। जो स्टोर्ड फैट है? हाँ, स्टोर्ड ओके। फैट है, या फिर जो आप डाइटरी फैट भी खा रहे हो उसको भी इस्तेमाल बॉडी को करना चाहिए। अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है फास्टिंग करने के लिए, तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर फैट अडेप्टेशन कम है, तो ओके। आप डाइटरी फैट को ज़्यादा डालो। ओह। जैसे कि कीटोजेनिक डाइट होती है जिसके अंदर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को नहीं खाते, जी जी। तो शरीर को ज़बरदस्ती फ़ैट को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और आप अगर फास्टिंग करना चाहते हो तो उसको सही तरीके से करने के लिए आपको सटाइटी को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन आपको फास्टिंग करना है उसके पहले दिन आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ेगा।
उसके पहले दिन फैट्स को ज़्यादा खाना पड़ेगा। जैसे कि आपने 2 चम्मच घी खा लिया, 2 अंडे खा लिए, अगर आप वेजिटेरियन हो तो टोफू खा सकते हो या पनीर खा सकते हो। तब आप नेक्स्ट 24 घंटे के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हो कि यस आई कैन डू इट। प्लस अभी फास्टिंग ऐसी चीज़ है ना, अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आपको कम्युनिटी के साथ करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका ब्रेन कम्युनिटी के लिए बना है, अकेलेपन के लिए नहीं बना है। ओके, मैं एक बार नदी के किनारे पे बैठा हुआ था, मेरे फ्रेंड्स आजू बाजू में थे, वो पत्थर को लेके मार रहे थे नदी में। मुझे ऐसा लग रहा था यार ये क्यों मार रहे हैं, नहीं मारना चाहिए, दे आर डूइंग सम स्टुपिडिटी। बट 10 मिनट उनको कंटिन्यूसली देखने के बाद मैं ऑटोमेटिकली पत्थर लेके खुद नदी में मार रहा था। ब्रेन इस तरीके से रिलेटेड है। अगर आपको फास्टिंग करनी है तो जो फास्टिंग कर रहा है आपको उसका गाइडेंस लेना पड़ेगा या फिर उसके साथ मिल के फास्टिंग करनी पड़ेगी, तब Okay. आपकी फास्टिंग सक्सेसफुल होगी। इसके अंदर मोटिवेशन और जो इच्छा होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मेन चीज़ है इम्पोर्टेंस। अभी तक अगर आपको पता नहीं है फास्टिंग की वजह से होता क्या है तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा फास्टिंग करने के लिए। right. जब पता चलता है फास्टिंग करने के बाद क्या होता है तब आप फास्टिंग करते हो। 3 टाइप के लोग होते हैं हमेशा। पहले जो लोग होते हैं वो हमेशा थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार क्या होगा क्या होगा। दूसरे जो लोग हैं वो मोटिवेशन के साथ कर लेते हैं और तीसरे लोगों को बताना पड़ता है ये क्यों करना है, उसके बाद वो कर लेते हैं। और चौथे लोग भी एक होते हैं जिनको कोई डिसीज़ होता है, उनको उनका डिसीज़ रिवर्स करना होता है। अगर आप उनको बताते हो उनको इतना पेन होते रहता है Correct. कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। राइट, तो उन्हें झक मार के करनी पड़ती है। उनको भी करना ही पड़ता करनी है। पड़ती है। मुझे ये भी लगता है कि लॉट ऑफ पीपल से कि फास्टिंग से मसल लॉस होता है। सो आई एम समबडी एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट वुमेन आल्सो कि हाउ इज फास्टिंग फॉर वुमेन स्पेसिफिकली। बट इतना मुझे पता है कि वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 30-35 स्टार्ट लूजिंग मसल मास ऑन अ more rapidly than men. मतलब I feel personally that it is so much harder for me to keep my protein intake up and to keep my muscle mass high that if I fast तो मेरी मेहनत ना बर्बाद हो जाए। वेरी गुड। तो इसके अंदर ना यूएस के अंदर भी रिसर्च हुई है, इसके अंदर चाइना के अंदर भी रिसर्च हुई है और इसके अंदर मैंने खुद भी मेरी रिसर्च की है और मैं तीनों रिसर्च के बारे में एकदम डिटेल में आपको बताता हूँ। फास्टिंग से मसल मास लूज़ होता है क्या, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है। अभी इसके लिए हमें फास्टिंग की फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप खाना खाना बंद करते हो उस घंटे से अगले आने वाले 1 हफ्ते में क्या क्या होता है, घंटे बाय घंटे मैं आपको बताऊंगा। ओके, ओके, जब बहुत आप फास्टिंग इंटरेस्टिंग है। खत्म करते हो तब, नहीं, फास्टिंग चालू करते हो शुरू तब। करते हो तब, ओके। हाँ, तो जैसे कि सुबह मैंने खाना खाया, खाने के अंदर मैंने अंडे खाए, खाने के अंदर मैंने टोफू खाया, खाने के अंदर मैंने पनीर खाया और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा घी लिया। ओके, और मैंने डिसाइड किया मैं फास्टिंग करता हूँ। ओके, तो मैंने दोपहर के 12 बजे से फास्टिंग करना चालू किया। मैंने सोचा कि दोपहर के 12 बजे के बाद मैं किसी भी तरीके का खाना नहीं खाऊंगा। ओके, और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि साबूदाना फास्टिंग में खाना चाहिए और या फ्रूट्स, फिर फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। ये तो सबसे बड़ा पाप है। हाँ, ये एक्चुअली हमने चीटिंग करना चालू किया है फास्टिंग करने से। अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 12 बजे के बाद मैंने फास्टिंग चालू किया। सबसे पहले मेरे शरीर के अंदर जो भी स्टोर्ड एनर्जी है 2 जगह पे स्टोर्ड है। एक है मेरे मसल के अंदर एनर्जी, जब मैं बोलता हूँ तब ग्लूकोज के बारे में बात करता हूँ। एक मसल के अंदर और दूसरा है लिवर के अंदर। बाकी किसी भी जगह पे स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। ब्रेन स्टोर नहीं कर सकता है, ना ही आपके लंग्स कर सकते हैं, ना ही आपका दिल कर सकता है। लिवर स्टोर करता है और मसल स्टोर करता है। हमेशा मैं बोलता हूँ जब मैं फास्टिंग सिखाता हूँ, लिवर आपकी माँ है। जब आप खाना खा रहे थे उसके बाद भी फिल्टर करके लिवर खाना देता है बॉडी को, डायरेक्ट बॉडी खाना नहीं खा सकती है। और जब आप फास्टिंग कर रहे हो उसके अंदर भी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लिवर से रिलीज़ होती है, मसल से रिलीज़ नहीं होती है। क्योंकि मसल के पास वो एंजाइम नहीं होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में डायरेक्ट कन्वर्ट करके बॉडी में भेजता है। तो मसल खुद के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, ओके, और मसल 90% पानी के बने हुए होते हैं और 10% ड्राई मास होता है मसल के अंदर। तो जो भी आप बाइसेप देखते हो वो एक्चुअल में आपके शरीर के अंदर का पानी होता है जो आप फ्लेक्स कर रहे हो। ओके, और थोड़े से मसल्स होते हैं 10%। अभी आप समझने की कोशिश करो, 12 बज गए हैं, मैंने खाना छोड़ दिया है, अगले 4 घंटे के लिए मेरा शरीर आराम से लिवर के ऊपर चल रहा है। लिवर थोड़ा थोड़ा शक्कर भेज रहा है। ओके, और खाना मैंने नहीं खाया है। इंसुलिन अभी कम है पहले के कंपैरिजन में। खाना जब खाया था उस समय इंसुलिन स्पाइक हुआ था और धीरे धीरे जैसे ही कुछ टाइम हुआ इंसुलिन कम होना चालू हुआ, मेरे लिवर ने जब सब कुछ स्टोर कर लिया तब।
अब धीरे 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 जब लिवर खाली होते रहेगा तब एक पॉइंट आएगा जिसके बाद लिवर में कुछ बचेगा नहीं, है ना। उस समय बाद आपके शरीर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ओके मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन चालू होता है। आपकी बॉडी खुद ग्लूकोज बना सकती है, और वो ग्लूकोज बना सकती है फैट के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ग्लिसरॉल, उससे। उसके बाद लैक्टेट होता है एनर्जी देने के लिए। उसके बाद होता है आपके शरीर के अंदर मसल सबसे लास्ट होता है। बॉडी को पता है सबसे एक्सपेंसिव अगर कोई चीज़ है वो मसल है। मुझे आप एक बात बताइए, आप मुझे देख रहे हो, बात कर रहे हो, इसमें फेशियल मसल इन्वॉल्व है। अगर फास्टिंग करने से मसल लॉस होता तो आप देख नहीं पाते मुझे, है ना। अगर आप फास्टिंग करते तो बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की फंक्शनल मसल्स होती है, और ये मसल लॉस नहीं होता है। इसके पीछे का कारण बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अब लिवर खाली हो चुका है, बॉडी का जो फैट है वो लिवर में एंटर करता है। ओके ओके, और ये फैट बहुत ज़्यादा एंटर करता है। एसिटल कोए यहाँ पे एक स्टेप होती है, वहाँ पे जाके वो अटकता है। उसको पूरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट लगता है, जिसको जो मैंने पहले बताया था। बट लिवर के पास अभी ऑक्सैलो एसीटेट नहीं है, तो वो कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होता है। मेरे बॉडी के अंदर लगभग 24 घंटे के अंदर कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होना चालू होती है। 24 घंटे के 24 घंटे के Okay. अंदर 95% जो बॉडी है वो कीटोन्स के ऊपर चलती है। 5% जो बॉडी है वो अभी भी ग्लूकोज के ऊपर चलती है, क्योंकि आपकी जो रेड ब्लड सेल होती है उसको कीटोन की ज़रूरत नहीं होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ शक्कर के ऊपर वो डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बॉडी के हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे कीटोन बॉडी इस्तेमाल हो सकती है। ओके ओके, तो 8% पर आवर आप एनर्जी निकालते हो आपके लिवर से, तो 8% धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। किडनी के ऊपर भी थोड़ा ग्लाइकोजन होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शरीर ग्लूकोज खुद बनाता है। किसके लिए? आपके खून के अंदर आरबीसी होती है, हमेशा आप चेक करते हो, उसके लिए। बाकी पूरे शरीर के किसी भी पार्ट के लिए नहीं बनाता है ओके आपका शरीर शक्कर, ग्लूकोज। और मैं आपको बता दूं, आपके शरीर के अंदर जो शक्कर होती है एट अ टाइम वो सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच के बराबर होती है। ओके, और अभी आपका शरीर जब आप खाना खा रहे थे उस समय 120 ग्राम शक्कर इस्तेमाल कर रहा था आपका दिमाग, 40 ग्राम आपका शरीर, टोटल 160 ग्राम शक्कर एक दिन में आप इस्तेमाल कर रहे थे। बट जब आप फास्टिंग कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला 95% आप कीटोन बॉडी इस्तेमाल कर रहे हो। आपका ब्रेन भी कीटोन बॉडी इस्तेमाल कर सकता है, आपका दिल भी कीटोन बॉडी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी फ्लूइड है, जो एनर्जी और ज़्यादा देता है ग्लूकोज के कंपैरिजन में। सिर्फ और सिर्फ 5% जो शक्कर है वो अभी लग रही है आपके रेड ब्लड सेल्स के लिए, और वो आपका शरीर फैट से भी बना सकता है। ओके ओके क्योंकि फैट जो होता है ना वो इस तरीके का होता है, ये फैटी एसिड्स होते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड का आखिरी वाला पार्ट होता है जो कि ग्लिसरॉल होता है। ये ग्लिसरॉल ग्लूकोज बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है, और 3 कार्बन मिल गए तो बन जाता है। अब आप समझिए, 1 दिन हो चुका है, 2 दिन हो चुका है, मेरे बॉडी में अगर मैं चेक करूंगा बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट का जो लेवल होगा वो 90 mg/dl होगा। आप चेक कर सकते हो, कीटो स्ट्रिप्स मिलती है उससे भी चेक कर सकते हो। पर जो ग्लूकोज का लेवल होगा ना वो कम नहीं होगा, वो 70-60 इस लेवल तक जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लेवल है, ओके उसके नीचे वो नहीं जा सकता ओके है ना। एंड नाउ ये आपकी बॉडी जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रही है, खुद प्रोड्यूस कर रही है और ये इसको। कितने दिन तक प्रोड्यूस कर सकती है? ये लगभग 70 दिन तक प्रोड्यूस कर सकती है, उसके बाद जाके एक्चुअली स्टार्वेशन चालू होता है। बट डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एवरी बॉडी टाइप इंडिविजुअली? अगर कोई बहुत पतला इंसान है फॉर एग्जाम्पल, डज दैट मेक अ पतले डिफरेंस? इंसान को फास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके हाँ, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, उसके शरीर में फैट नहीं है, तो बट फास्टिंग द कैसे करेगा? मोर बॉडी वेट यू हैव और द मोर विसरल फैट यू हैव, उतना लंबा यू कैन फास्ट। यस 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 डेफिनेटली। अभी देखिए, अभी मैं दूसरे दिन के ऊपर हूँ, मेरी बॉडी 2 दिन हो चुके हैं फास्टिंग करने के अंदर, बढ़िया तरीके से, अभी भूख नहीं लग रही है, बढ़िया लग रहा है, एकदम फ्रेशनेस आ रही है मुझे। आगे अगर फास्ट को सही तरीके से करना है बिना मसल लॉस किए, मैं 7 दिन तक आराम से कर सकता हूँ। उसके बाद से थोड़ा मसल लॉस होना चालू होता है। बट दिस ऑल्सो मस्ट बी डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा मसल मास ही अगर कम है तो शायद जल्दी लूज हो जाएगा। नहीं, आपके शरीर में फैट हमेशा होता है 15% से ज़्यादा। ऑन एन एवरेज इंसान के शरीर में 15% से ज़्यादा फैट हमेशा होता है। ओके, अभी देखिए, कोई पतला इंसान है,
उसको तो यही एडवाइस मिलती है ना कि उसको खाना ज़्यादा खाना है और हमेशा खाना खाते रहना है, उसको स्वीट्स भी खाना है, ऐसा हम एडवाइस देते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। तो जैसे कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए लोगों को कंसल्ट करते हैं, वो लोग वेट गेन करने के लिए कंसल्ट करते हैं। अगर वेट गेन करना है तो खाना खाना पड़ेगा, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो वेट गेन की है ही नहीं। वैसे 1% लोग हैं, 99% लोगों को तो वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने के लिए इंजेक्शंस मिलते हैं, अलग अलग इंजेक्शंस आते हैं, ओज़म्पिक आता है, विल्गोवी आता है, ट्रेज़ापेटाइड आता है, आपका मुंजारो आता है ना। अब ये इंजेक्शंस क्या करते हैं, ये सेम आपको सटाइटी देते हैं, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, आपकी फास्टिंग होती है ऑटोमेटिकली। इसमें आप मेडिसिन लेके आपकी फास्टिंग ट्रिगर होती है, ओके, उसके अंदर आप खुद से फास्टिंग ट्रिगर कर रहे हो। बट ये बताइए कि ये फास्टिंग हाउ सेफ इज इट फॉर वुमेन, बिकॉज मैंने ऐसा भी पढ़ा है दैट कॉर्टिसोल प्रोडक्शन इज हायर इन वुमेन कंपेयर टू मेन, तो फास्टिंग ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सेलरेट्स द कॉर्टिसोल प्रोडक्शन एटलीस्ट इन द फर्स्ट 24 आवर्स बिफोर इट एक्चुअली सेटल्स डाउन। तो हाउ इज इट फॉर अ वुमन हु इज लेट्स से ड्यूरिंग पीरियड्स और लेट्स से मेनोपॉजल और मतलब बिकॉज वी ऑल्सो हैव वन, मतलब पूरे महीने का हमारा साइकिल होता है हार्मोनल साइकिल, हाउ इज इट फॉर अस एंड इज देयर लाइक अ गुड टाइम और अ बैड टाइम फॉर फास्टिंग? सो वुमन की जो फिजियोलॉजी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट अगर वुमन की फिजियोलॉजी एकदम 100% सही चल रही है तो उनको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। 100% सही चलना मतलब कि 100% फिटनेस के ऊपर आपका फोकस, But how 100% how आप, do you know 100% चल रही है कि बताता नहीं? हूँ, आपकी स्लीप 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली चीज़ जो आपकी वॉच में पता चलता है। मैंने 2 वॉच इसीलिए पहने हैं स्लीप ट्रैक करने के लिए। उसके बाद आपका जो मसल मास है उसका परसेंटेज और जो फैट है उसका परसेंटेज कम होना चाहिए। फैट लगभग 15 से 20% के आसपास होना चाहिए, और जो मसल है, लीन मास है आपके बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ओके। बट मेजरली जो आप वर्ल्ड में प्रॉब्लम देखते हो जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग ओबिस हो रहे हैं। अभी एक अगर वुमन ओबिस हो रही है, उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, उनको डायबिटीज़ हो रही है, उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, उनको हार्ट डिसीज़ हो रहा है, तो उनको फास्टिंग करना पड़ेगा। And what about hormonal problems like PCOD, PCOS, endometriosis? डेफिनेटली ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है इंसुलिन के बढ़ने से और इस्ट्रोजन के ना क्लियर होने से, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली बैड लाइफस्टाइल होती है। जैसे आपने पीसीओएस के बारे में बोला, पीसीओएस का भी नाम चेंज हो गया है, जिसका नाम अभी पीएमओएस हो चुका है, पॉली एंडोक्राइन Okay. मेटाबॉलिक Oh, ओवेरियन सिंड्रोम। PEMOS. Okay. यस, Okay. पीएमओएस हो चुका है नाम। और ये चालू होता है ख़राब लाइफस्टाइल से। वैसे तो वो फिनोटाइप होता है, ओके, जिसके अंदर अगर आपकी शुगर लेवल ज़्यादा हो रही है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, अगर आपके शरीर के अंदर जो वेस्ट सर्कम्फरेंस है 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, आपके ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको मेटाबॉलिक डिसीज़ है और आगे जाके पीसीओएस भी है, और उसके साथ साथ बाकी जो डिसीजेस है, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। तो पीसीएस वाली जो महिलाएं होती है, अगर वो लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगी तो उनको बहुत सारे जो डिसीजेस है दूसरे वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप चाहूँगी कि आप बताइए अपना व्यू पॉइंट इसमें। बहुत से लोग हैं जो लाइफस्टाइल तो ठीक नहीं करते हैं, मतलब वीकेंड पे बिंज ड्रिंकिंग भी होती है, स्मोकिंग भी चलती है, खाना भी थोड़ा बहुत जंक होता है, लेकिन फास्टिंग कर लेते हैं हफ्ते में एक बार। तो क्या वो जितने पाप उन्होंने हफ्ते में किए हैं वो धुल जाते हैं एक फास्ट से? नहीं, पाप नहीं धुलते हैं। ये आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इंसान ने एक गुनाह किया है, और फिर फिर संडे में दान दक्षिणा कर दी गुनाह जाए। किया है, और उसके बाद उसने 1 लाख रुपए दान कर दिया है। तो डेफिनेटली फास्टिंग करने का बेनिफिट उसको मिलेगा, दान करने का बेनिफिट उसको मिलेगा, बट गुनाह करने का जो ये था, उसका पाप था, वो भी उसको मिलेगा उसके शरीर को। ओके। तो देखिए, दारू और जो सिगरेट्स होती है उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं। तो जब भी आप दारू सिगरेट पीते हो, उस समय आप कैंसर के जो चांसेस है उनको 500% बढ़ाते हो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। महिलाओं को तो कभी भी ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो उनके गट के लिए बहुत ख़राब होता है, बॉडी के लिए ख़राब होता है, और देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर के जो इंस्टेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या बट डेफिनेटली अगर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ के फास्टिंग करते हो, तब आपके कुछ पाप धुल सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि वुमन को फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसका क्लियर आंसर देता हूँ मैं। अगर ब्लड रिपोर्ट एकदम क्लीन है, अगर स्लीप बहुत अच्छी है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, और मसल मास
अच्छा है, लीन बॉडी दिख रही है। व्हाट डू यू मीन अच्छा, लाइक डिफाइन थोड़ा सा एक बॉडी लीन दिखती बेंचमार्क। है ना, मसल्स दिखते हैं सही तरीके से, बॉडी का कर्वेचर दिखता है बढ़िया तरीके से, और फैट परसेंटेज मैंने बता दिया 20% से ज़्यादा नहीं होता है अगर, ओके, तो आप एकदम फिट हो, तो मैं फिट हूँ फिर। आप 100% फिट हो, फिर भी नहीं होती। तो अच्छा आपको ये करनी ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मुझे करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डाइट में ना, मैंने आई वाज ऑन अ बल्किंग फेज फॉर द लास्ट 2 years, तो मैंने अपनी डाइट आई थिंक 1600 कैलोरीज से सीधा 22 to 2400 कैलोरीज कर दी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन आई फेल्ट दैट टू मच प्रोटीन एंड टू मच फूड इनटेक एंड टू मच प्रेशर ऑन द गट इज कॉजिंग मी प्रॉब्लम्स। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक क्लेंजिंग रूटीन होनी चाहिए। आई डोंट हैव अ बैड लाइफ स्टाइल एट ऑल, आई हैव अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, बट लगता है कि इस वजह से शायद मुझे एक फास्टिंग कर लेनी चाहिए, ताकि थोड़ी अगर कुछ गलती हो रही है तो वो थोड़ा बैलेंस बना रहे। तो एक्चुअली क्या है ना कि आप फिट हो, आपका स्केड्यूल भी बहुत अच्छा है और आप काम भी करते रहते हो, तो आपके लिए जो फास्टिंग है उसकी डेफिनेशन में चेंज करना चाहता हूँ। ओके ओके। डेफिनेशन ये है कि आपने जैसे बोला कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, मैं मानता हूँ, बट कॉर्टिसोल की वजह से ही इंसान जिंदा है। ओके सुबह आप उठते हो जब कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज होता है उसी के बाद, अदरवाइज उठ ही नहीं सकते हो। ओके कॉर्टिसोल उठाता है, ओके। कॉर्टिसोल जिंदा बॉडी को रखने की कोशिश करता है, बट बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल अगर बहुत टाइम के लिए ऊपर है तो वो प्रॉब्लम है। ओके अगर आप कॉर्टिसोल सुबह ऊपर करके नीचे कर रहे हो तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर लाइफ। तो कॉर्टिसोल बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, बट सही तरीके से बढ़ाना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके जब आप फास्टिंग करते हो, कॉर्टिसोल जो आपका बेस लाइन चलता है या फिर क्रॉनिक कॉर्टिसोल जो आपका बढ़ा हुआ है वो हिलता है, और जब वो हिलता है तब उसको नीचे आना ही पड़ता है। तो ओह, वो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा है। सो एक्चुअली फास्टिंग इज गुड फॉर कॉर्टिसोल ऑल्सो। फास्टिंग इज़ गुड फॉर कॉर्टिसोल ऑल्सो, क्योंकि जब कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होगा तभी सर्वाइवल आपके शरीर के अंदर एक्टिव होगा, और सर्वाइवल जीन को एक्टिवेट करता है। फास्टिंग आपके शरीर के अंदर 200 से भी ज़्यादा जीन्स को एक्टिवेट करता है। आपके शरीर में टोटल 30,000 जीन्स होते हैं वाओ। और 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। तो बॉडी के डीएनए को अल्टर करता है फास्टिंग, डिसीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इस दुनिया में अगर आपको स्मार्टनेस को लीड करना है तो आपको प्रिवेंशन को लीड करना पड़ेगा। स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द अर्थ इज़ द मोस्ट प्रिवेंटेबल पीपल ऑन द अर्थ, मतलब कि आपको प्रॉब्लम होने से पहले ही खुद को रोकना है, एंड दैट उसके लिए फास्टिंग सबसे बेस्ट है। तो मुझे बताइए कि सबसे कॉमनली मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग जब फास्टिंग करना चाहते हैं? फास्टिंग के अंदर सबसे कॉमन जो मिस्टेक होती है वो होती है फ्रूट्स खाना, वो होता है साबूदाना खाना, वो होता है कार्बोहाइड्रेट खाना। अगर आपने फास्टिंग में गलती से 1 स्पून घी खा लिया तो फास्टिंग आपकी टूटेगी नहीं बायोलॉजिकली। ओके बट अगर आपने फास्टिंग में गलती से 1 चम्मच शक्कर खा लिया, एक पेड़ा खा लिया या एक फ्रूट खा लिया तो उधर ही फास्टिंग आपकी टूट जाती है। ओके। एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ये जो वाटरलेस फास्ट होते हैं, जैसे करवा चौथ का बहुत लंबा फास्ट होता है बिना पानी के, या रमज़ान में काफ़ी घंटे हर रोज़ 30 दिन के लिए बिना पानी के फास्टिंग होती है, उसके कुछ कुछ इम्पैक्ट होता है उसका बॉडी पे? मेरे ख्याल से वो फास्टिंग जो है उसका इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर। बॉडी के लिए वो अच्छा है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके जो सेल्स होते हैं उनको पानी चाहिए होता है। जब पानी नहीं मिलता है, ऑस्मोलैरिटी बॉडी की बढ़ती है, ब्रेन इरिटेट होना चालू होता है। ओके, जब ब्रेन इरिटेट होता है तब आपको अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट अपसेट हो सकता है, और बिल्कुल किधर भी मन नहीं लग सकता है। हर एक सेल के अंदर पानी जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फास्टिंग के अंदर 0 कैलोरी की इलेक्ट्रोलाइट्स लेना इंपॉर्टेंट है, नमक लेना इंपॉर्टेंट है। मैंने एक रेसिपी बनाई है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल सकते हो पानी के अंदर सुबह, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हो, केल्टिक साल्ट डाल सकते हो, और वो पानी पी सकते हो। ओके ओके, सुबह जब आप फास्टिंग कर रहे हो हर रोज़ तो। अच्छा, और मतलब एक बार हाइड्रेशन, पिए। उसके वजह से क्या होता है, पोटेशियम पानी को खींचता है, और सोडियम वो जो सेल के अंदर पानी है उसको मेंटेन करके रखता है। तो आपके शरीर का हाइड्रेशन बेटर रहता है, ब्रेन सेल्स अच्छे से काम कर पाते हैं। 1% भी अगर आपको डिहाइड्रेशन हुआ तो ब्रेन 5% कम काम करता है। बच्चों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन पानी है, इसीलिए पानी की बोतल उनके पास होनी चाहिए। और अडल्ट्स में भी ये जो पानी है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, पानी को पीना है। ड्राई फास्ट को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने बहुत सारे फंडे क्लियर कर दिए, एंड आई एम
I can say I'm a little bit motivated to actually try the 24-hour fast again to begin with. और जब मुझे लंबा करना होगा तो मैं एक बार फिर I'll get in touch with you and ask you what to do next. But I want to leave my audience with the thought that it is definitely something worth trying, and worth trying with the perfect and the most accurate steps टू बी टेकन. ऐसे ही स्टावेशन मोड में मत जाइए, और ये नहीं कि हफ्ता भर पाप किए हैं और अब संडे को फास्ट करके बॉडी जो है वो आपकी ठीक रहेगी. ऐसा नहीं होगा. देन यू विल इवेंचुअली जस्ट से दैट नो, फास्टिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी. आई थिंक इफ इट इज डन द राइट वे, इट इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट्स गोना वर्क फॉर एवरीवन. एंड आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर मी ऑल्सो टू ट्राई फास्टिंग इज़ डिसिप्लिन. एक डिसिप्लिन है जो लाइफ में आता है, वो जो कंट्रोल होता है, जो आदत लगी हुई है हर वक्त खाने की, कुछ ना कुछ चरते रहो. टीवी देख रहे हो तो कुछ खा लो, लंच है तो ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये थोड़ा चलो चलो ये भी थोड़ा सा चख लो. वो वाली आदत जो है उसको छोड़ना भी ज़रूरी है. एंड दैट डिसिप्लिन आई थिंक गोज़ अ लॉन्ग वे. एक चीज़ मैं आपसे जाने से पहले और पूछ लेती हूँ, जस्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. शुड यू बी वर्किंग आउट व्हेन यू आर फास्टिंग और नॉट? वेरी गुड क्वेश्चन. सो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं पहले क्वांटम मैकेनिक्स सिखाता था. तो मुझे एक चीज़ पता चली, मैटर जो होता है ना उसकी दो स्टेट होती है. एक होती है वेव स्टेट, एक होती है पार्टिकल स्टेट. मतलब पार्टिकल मतलब आप मेरे सामने मुझे देख रहे हो, बट मेरी जो वेव स्टेट है वो मैं इस ब्रह्मांड में किधर भी हो सकता हूँ. सिमिलरली जब आप एक्सरसाइज करते हो वो एक्चुअली एक अलग स्टेट है आपके शरीर की, और जब आप फास्टिंग करते हो वो अलग स्टेट है, और दोनों से ही आपका शरीर बना हुआ है. ओके. तो एक्सरसाइज के जितने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स फास्टिंग से भी मिलते हैं. ओके. क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज और फास्टिंग काम करते हैं एक ही चीज़ के ऊपर, वो है एक्स्ट्रा फूड के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना. राइट. सो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है. इसका मतलब अगर एक्सरसाइज कर रहे हो उस दिन फास्टिंग नहीं करनी है, अगर फास्टिंग कर रहे हो उस दिन एक्सरसाइज नहीं करनी है. एट अ टाइम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है. इसीलिए मैं एक रूल बोलता हूँ, जब आप खाना खा रहे हो उस दिन एक्सरसाइज करो, अगर नहीं खा रहे उस दिन फास्टिंग करो. तो too much of a good thing is also not a good thing. So I'm going to leave you on that thought. Thank you so much, Pratham, for giving Thank us your you so time. much. I hope you guys enjoyed watching the episode. Please leave your thoughts in the comment section below. Don't forget to subscribe. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.